नमस्कार। स्वागत है आपका राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। हमने पिछली कक्षा में कक्षा 12 के पाठ्यपुस्तक दिगंत के दूसरे अध्याय में प्रवेश किया था। उसका नाम उसने कहा था यह एक कहानी है जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनके बारे में हमने सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था रचनाकार का। हमने यह जाना था कि कैसे केवल 3 कहानियाँ लिखकर वह हिंदी साहित्य में अमर हो गए और उनकी पूरी रचना जीवन की हमने एक झलक पिछली कक्षा में देखी थी। उन्होंने किन किन कार्यों को किया था, कहाँ अध्यापन किया और कौन से व्यवसाय को उन्होंने अपनाया, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। एक रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है, यह हमने देखा था। हमने उनके द्वारा रचित विभिन्न प्रकार की विधाओं की जानकारी भी प्राप्त की थी। कैसे उन्होंने अलग अलग जैसे प्राच्य विद्या, इतिहास, संस्कृत या अंग्रेजी अलग अलग भाषाओं में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी, इसके बारे में हमने देखा था। किंतु उनको हिंदी साहित्य एक अद्वितीय कहानी लेखक के रूप में जानता है। हमने देखा था कि यह निबंधकार भी थे, कई भाषाओं के जानकार भी थे, संस्कृत के अप्रतिम विद्वान थे, किंतु उनकी सर्वाधिक बेहतरीन रचना कहानियों में हमें देखने को मिली। और कहानियों में जो 3 कहानियाँ उन्होंने लिखी उसमें से उसने कहा था हम पढ़ रहे थे। तो आइए कहानी के किस भाग तक हम पहुँचे थे उसकी बात करते हैं। प्रथम भाग में हमने देखा था कि अमृतसर का बाज़ार है और वहाँ एक 12 वर्ष का लड़का है जिसका नाम लहना सिंह है और एक 8 वर्ष की लड़की है। वे दोनों उस बाज़ार में एक दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार के पास जाने के क्रम में वह लड़का उस लड़की को एक तांगे से बचाता है और उसके पश्चात उस दुकान पर उन दोनों की छोटी बातचीत होती है। बातचीत के क्रम में लड़का यह पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात मंगनी हो गई है। और इस पर वह लड़की मुस्कुराकर धत कहकर चली जाती है। यह क्रम लगातार हमने देखा था कि 2-3 दिन तक चलता रहता है। महीनों बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा समय आता है जब वह लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, और फिर जवाब आता है हाँ हो गई है, कल ही हुई है। और फिर वह कुछ दिखाती है कि यह देखो, यह पहचान है मेरी कुड़माई होने का। उसके पश्चात दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि अगले दृश्य में युद्ध का माहौल बना हुआ है। युद्ध में लहना सिंह है और उसकी पूरी फौज है। उसी फौज में, उसी सेना में बोधा सिंह भी है, वजीरा सिंह है और हजारा सिंह भी हैं। ये सभी उस फौजी दस्ता में शामिल हैं। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। आइए कहानी के अगले भाग में प्रवेश करते हैं। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यह सैनिकों की आपस की बातचीत है कि ठंड अधिक है, अगर एक झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए तो शरीर में गर्मी आ जाए। आगे, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार
सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक कहते हैं हंसी मजाक करने वाले को। उस पूरी पलटन में हंसी मजाक करने वाला कोई पात्र था तो वो वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? नोक झोंक हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है आपस में। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि इस कहानी में भारत स्पष्टतः प्रत्यक्षतः किसी देश से लड़ नहीं रहा था, किंतु चूंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासक था, इंग्लैंड का शासन था, अतः भारतीय सिपाहियों को ब्रिटेन के तरफ से, ब्रिटेन जिस तरफ से लड़ रहा था उसके तरफ से अपनी सीमाओं को भेजना पड़ा और भारत की सेनाएं वहाँ जाकर लड़ रही थी। ये फ्रांस में चल रहा है, ये सारी घटनाक्रम फ्रांस में चल रही है। तो वहाँ के बारे में बात हो रही है कि वहाँ के लोग शर्म नहीं करते हैं, ये नहीं जानते कि पंजाबी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन फिर भी वहाँ की मेम जो हैं यानी महिलाएं, जहाँ पे ये लड़ रहे हैं लोग, अगल बगल की महिलाएं, इनको सिगरेट देना चाहती हैं और अगर यह मना करते हैं तो वो मानती हैं कि राजा बुरा मान गया और मेरे देश से नहीं लड़ेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारा गुजारा करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यह लहना सिंह बोल रहे हैं। लहना सिंह कह रहा है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा। यही वजीरा सिंह जो विदूषक था, जो हंसी मजाक करके पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए रखता था। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? अब एक पंजाबी गीत है, और पंजाबी गीत है लेकिन उसका अर्थ क्या है यह लेखक ने आगे लिख दिया है। दिल्ली शहर ते पिशौर नू जांदिए, दिल्ली शहर ते पिशौर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, कर लेना
नाड़ेदा सौदा अड़िए ओए लाणा चटाका कूदुवेनु, लाणा चटाका कूदुवेनु, कद्दू वणे आए, कद्दू वणे आए मजेदार गोरिये, कद्दू वणे आए मजेदार गोरिये, हुण लागा चटाका कूदुवेनु, हुण लागा चटाका कूदुवेनु। इसका अर्थ है, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरी नाड़े का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। हंसी मजाक से सारे सिपाही एक बार सारी थकान उनकी दूर हो गई, आलस्य उनका भाग गया। अगला दृश्य है, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक ब्रांड कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा। बोधा सिंह यही है, आपने कहानी के शुरुआत में ही सुना था कि बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र है, जो उसी पलटन में है, उसी सिपाहियों के जत्थे में शामिल है। लेकिन बोधा सिंह की तबीयत खराब है, और तबीयत खराब है, और जैसा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से वचन लिया था कि तुम मेरे पति की और मेरे पुत्र की रक्षा करना, तो यह पुत्र बोधा सिंह है, उसकी तबीयत जब खराब हो जाती है तो लहना सिंह उस बचपन के प्रेम को साबित करने के लिए और उस प्रेम को दिखाने के लिए कैसे बोधा की सेवा करता है और क्या होता है कहानी में, ये हम आगे देखते हैं। बोधा सिंह कराहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। नाना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, लहना सिंह कहता है। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमें बुन बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। जब बोधा सिंह ने जब कहा कि उसे ठंड लग रही है, लहना सिंह ने अपना कोट उसे निकाल कर देना चाहा। बोधा सिंह ने कहा नहीं, फिर तुम क्या पहनोगे? उसने झूठ की एक कहानी बनाई। कहा कि नहीं, मेरे पास एक दूसरी जर्सी है, मैं तुम्हें वह दे रहा हूँ, जो दूसरी जर्सी है वो मैं पहन लूँगा, अभी तुम इसे पहन लो। और उसने अपनी वो जर्सी उतार कर बोधा सिंह के शरीर पर रख दी। यद्यपि दूसरी जर्सी की जो बात थी वह केवल कल्पना थी, दूसरी कोई भी जर्सी लहना सिंह के पास नहीं थी। आइए आगे देखते हैं। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा।
मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहें इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। अब देखें, कहानी के इस हिस्से में ये हो रहा है, एक सूबेदार आता है उस जगह पे और वह सूचना देता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक जर्मन खाई है, वहाँ पे जर्मन लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से जो जितनी सेनाएं हैं उनमें से 10 को छोड़कर बाकी सबों को वहाँ जाने का आदेश देते हैं। लेकिन हमको कहानी के आगे हिस्से में ये पता चलेगा कि वह सूबेदार सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आइए देखते हैं। लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? अब दोनों में बातचीत हो रही है, लहना सिंह में और लपटन साहब में। चूँकि लहना सिंह को यह शक हो गया है, सिगड़ी जहाँ पे जल रही थी वहाँ पे जब लपटन साहब खड़े रहते हैं और दोनों में बातचीत होती है तो लपटन साहब के बाल लहना सिंह को दिख जाते हैं जो एकदम छोटे छोटे हैं, जबकि इनके लहना सिंह के जो लपटन साहब थे उनके बाल बड़े थे। तो अचानक उसे लगा कि यह लपटन साहब नहीं है बल्कि कोई और है, जर्मन सेना का कोई व्यक्ति है। नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लपटन साहब? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर
यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आएं, खंदक की बात झूठ है। चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चलो जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी सी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख, मिन गॉड, ओ माई गॉड करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सीगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। यहाँ हेनरी मार्टिन जो आप सब देख रहे हैं, वह बंदूक का नाम है, जिस बंदूक के 2 गोलियों से वह जो लपटन साहब थे, जो लपटन साहब की वेश में आया था, जर्मन सिपाही, वो मारा गया। आगे देखते हैं। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए।
लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे। लेकिन यहाँ पे सिख थे 8 और वे 70 जर्मन सैनिक। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दिया खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव लगा हुआ है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चली थी जैसा कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। यहाँ यह शब्द जो है दंत वीणोपदेशाचार्य, इसका अर्थ है दांत से वीणा बजाने का उपदेश देने वाला। दंत वीणोपदेशाचार्य, दांत से वीणा बजाने का उपदेश देने से संबंधित यह शब्द है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। आज हमने इस पाठ के दूसरे हिस्से में यह देखा कि युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में एक जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब की वेश में खंदक में आता है और सारे सैनिकों को नीचे भेज देता है और बाकी जर्मन सैनिकों को इन पर हमला करने की खबर देता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि लहना सिंह अपनी चतुराई से कैसे लेफ्टिनेंट साहब को मार गिराता है। यद्यपि इस झगड़े में उसे बहुत गहरी चोट लगती है, एक गोली उसके जांघ में लगती है, किंतु फिर भी इसकी बुद्धि के कारण बाकी जो नीचे गए हुए सैनिक थे, पंजाबी सैनिक थे, वो सारे आ गए और जर्मन के 70 सैनिकों को इन लोगों ने मार गिराया। अब हम इस कहानी के अगले हिस्से को अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।